हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके आने वाली एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका ये थर्ड लेक्चर है ना। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो की लिंक इजीली पा सकते हैं। चलिए, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। काफी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। The term metaphysical point was first used by। देखिए, ये जो टर्म है मेटाफिजिकल पॉइंट, ये क्या है? तो ये एक लेवल है ना, जो अक्सर जो 17th सेंचुरी के जो पॉइंट है उनसे जुड़ा हुआ है ये। तो इसमें आपको कुछ नाम ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर जॉनसन। देखिए, डॉक्टर जॉनसन को एक और नाम दिया जाता है, इन्हें जॉन डन भी कहा जाता है ना। तो अगर ये भी आपका ऑप्शन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, जॉन डन या डॉक्टर जॉनसन, है ना। उसके अलावा जॉर्ज हर्बर्ट या फिर हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल, है ना, रिचर्ड गेशो, ये 4-5 ऐसे नाम है जो आपको ऑप्शंस में देखने के लिए मिलेंगे मेटाफिजिकल पॉइंट में। तो क्योंकि इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही नाम है आपका डॉक्टर जॉनसन, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए, ये ड्रामेटिक लिखा हुआ है ना, DRAMATIC, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये मिसप्रिंट है यहां पर। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो बेसिकली एक सिंगल पर्सन रहता है ना, वो बोलता है, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर बोलता है और सामने वाला या तो उपस्थित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब स्टेज पर एक होता है सोलिलिकी और एक होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है यहां पर। सोलिलिकी मतलब होता है आत्मकथन, यानी कि स्टेज पर एक कैरेक्टर होता है, वो लाउडली जनता के सामने, क्योंकि सामने तो ऑडियंस बैठी रहती है, आपको पता होगा प्ले के अंदर, जैसे हमने हैमलेट और टेम्पेस्ट के अंदर देखा था कि जो सोलिलिकीज है जो हैमलेट के द्वारा कही जाती है, उनका क्या उद्देश्य था। तो क्योंकि स्टेज पर जब ये ड्रामा परफॉर्म होता था तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्टिस्ट है वो लाउडली कैरेक्टर यानी कि ऑडियंस को सुनाने के लिए बोलता है कुछ, लेकिन वो ऐसा मानता है कि मेरे बगल वाला जो कैरेक्टर जो मेरे बगल में खड़ा हुआ है स्टेज पर, वो मेरे मन के विचार नहीं सुन रहा है। उसे हम कहते हैं सोलिलिकी। यानी कि ऑडियंस को जब सुनाना हो तो उसे हम कहेंगे सोलिलिकी, लेकिन जब सिर्फ एक ही कैरेक्टर को बताना हो या फिर उसके अंदर के विचार एक्सप्रेस करना हो, है ना, यानी कि सिंगल पर्सन और अ कैरेक्टर डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन द एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ या फिर सराउंडिंग, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने ऑडियंस प्रेजेंट हो, है ना, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। काफी कॉम्प्लिकेटेड है हालांकि, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो इसमें आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम जो ध्यान रखना है वो एक ही नाम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इन्होंने ही जो है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की शुरुआत की थी, है ना। इनका एक फेमस जो है कि पोयम भी है हमारे सिलेबस में, द लास्ट राइड टुगेदर, है ना, जो कि खुद एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो आपको पता होगा वो, है ना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस पोएम को। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेनिसन सक्सीडेड हुम एज पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। देखिए, पोइट लॉरेट क्या होता है। देखिए, पोइट लॉरेट एक उपाधि है ना, जो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है पोइट को। तो टेनिसन ने जो है कि किसको सक्सीड किया था, तो इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। तो चलिए, ये तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना है। Which of the following poet does not belong to Lake School? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो अधिकतर लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होगा ये, है ना। देखिए, लेक स्कूल क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली लेक एक डिस्ट्रिक्ट है ना। तो वहां पर जो रोमांटिक इरा के, जो अर्ली रोमांटिक इरा के जो पोइट है, कौन कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज और एक आपके जो है वो है रॉबर्ट साउदी। तो ये 3 जो पोइट है, कौन कौन से, एस.टी. कॉलरेज, रॉबर्ट साउदी और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तीनों अर्ली रोमांटिक पीरियड के ये राइटर है या पोइट है ना। और ये लेक नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, है ना, 19th सेंचुरी में। तो बेसिकली तभी से इन्हें कहा जाता है लेक पोइट्स या फिर लेक स्कूल के पोइट। तो इसमें कौन नहीं है, तो जॉन कीट्स इसमें नहीं है ना। 3 नाम आपको ध्यान रखना है, पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा है एस.टी. कॉलरेज और तीसरा है रॉबर्ट साउदी। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। लेक स्कूल से सिर्फ 3 ही पोइट बिलोंग करते हैं, है ना, जो मैंने आपको अभी बताए हैं। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कीट्स, क्योंकि ये पूछ रहा है नोट बिलोंग, है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, नोट लिखा हुआ है इसमें, है ना। कंफ्यूज करने के लिए आगे ऐसा और भी आएगा आपके पास क्वेश्चन जिसमें नोट लिखा होगा, लेकिन उसको आप लोग देखते नहीं हो, है ना। तो नोट आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। विच वॉज चार्ल्स डिकेन्स फर्स्ट नॉवेल। अब देखिए, चार्ल्स डिकेन का फर्स्ट नॉवेल पूछा है इन्होंने, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप मुझे।
चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट जो वर्क है वो तो था स्केचेस बाय बोज। मैंने आपको बताया था बोज नाम के एक पेन नेम से उन्होंने लिखा था, है ना। बोज एक पेन नेम जो है ये यूज करते थे चार्ल्स डिकेंस। तो उन्होंने 1836 में एक पब्लिश करवाया था एक वर्क स्केचेस बाय बोज। वो उनका पहला वर्क था। बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ जो न्यूज़पेपर राइटिंग से उनका एक कलेक्शन था वो। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है फर्स्ट नॉवेल, तो इसका सही आंसर होगा पिकविक पेपर्स। देखिए पिकविक पेपर्स इनका पहला नॉवेल है जो 1836 में पब्लिश हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा पिकविक पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवॉल्यूशन डोमिनेट्स ए टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये तो पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये, है ना। लंदन और पेरिस शहरों की कहानी है ये। डॉक्टर मेनेट को कैद कर लिया जाता है किले के अंदर। तो ये जो कहानी है ये कौन से रिवॉल्यूशन से जो है कि कौन से रिवॉल्यूशन के टाइम पर ये पूरी की पूरी घटना होती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका सही आंसर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पता होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड माना जाता है 1789 से लेकर 1799 तक का, है ना। तो ये टाइम पीरियड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रांस की क्रांति का। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेड है जो लिखा गया 1798 में। तो कौन कौन दो जो राइटर है उन्होंने लिखा है ये। तो इसका तो सही आंसर होगा एस.टी. कॉलरेज। आपको पता होगा एस.टी. कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब रोमांटिक एरा की शुरुआत करी थी तो 1798 में जो इनका लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, है ना। तभी से रोमांटिक एज की जो है कि शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। बताइए एक सीरियस, एक कंप्लीट और एक सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड जो है कि यहां पर किस में हो सकता है। क्या कॉमेडी है, इपिक है, ट्रेजेडी है या फिर ड्रामा है। तो देखिए ट्रेजेडी के अंदर आपको ये सारे के सारे गुण देखने के लिए मिलेंगे, है ना। ट्रेजेडी जो है वो सीरियस टाइप की भी रहती है, कॉम्प्लिकेटेड भी रहती है थोड़ी सी, है ना। और जो है कि एक सिग्निफिकेंट उसका मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो ट्रेजेडी इसका सही आंसर होगा। द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलियर बाय टी.एस. एलियट इज। बताइए शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है ना जिसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा है टी.एस. एलियट साहब ने। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है हेमलेट, है ना। हेमलेट जो कि सबसे लंबा प्ले है, सबसे बड़ा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा है टी.एस. एलियट ने। देखिए ये कथन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेड है ना। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे मैंने आगे वो क्वेश्चन भी यहां पर शामिल किए हैं। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्वाइटेड रॉबर्ट फ्रोस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। देखिए रॉबर्ट फ्रोस्ट का आपको पता है ये एक अमेरिकन पोइट है ना। तो इनको कौन से अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया था। तो उन प्रेसिडेंट साहब का नाम है कैनेडी, है ना। पूरा नाम है इनका जॉन एफ कैनेडी। भैया 1961 में इन्होंने जो है कि इनॉग्रेशन किया था। और तब पहले यानी कि अमेरिका के पहले पोइट जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट, है ना, ये इनको बुलाया था। यानी कि पहले ये पोइट थे जिनको किसी राष्ट्रपति ने वहां पर इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया था और इन्होंने अपनी पोयम द गिफ्ट आउट नाइट को वहां पर पढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जब इनकी बायोग्राफी डिस्कस की थी तब मैंने आपको ये फैक्ट बताया था। नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन। बताइए अब ये जो वर्क है इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है। तो देखिए इसके जो ऑथर है वो बहुत ही फेमस ऑथर है निसीम एजेकिल, है ना। इनका बर्थ हुआ था 1924 को और 2004 में इनकी डेथ हुई थी निसीम एजेकिल की। देखिए इनका फेमस एक वर्क है, इनका फेमस वर्क है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, है ना। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, है ना, बिच्छू की रात हिंदी ट्रांसलेशन इसका ये होगा नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। तो ये इनका एक फेमस वर्क है। उसके अलावा लेटर डे स्लैम भी है ना। और हाँ इनके बारे में एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला 1983 में। 1983 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। और उसके अलावा इसको पद्मश्री भी मिल चुका है 1988 में। तो ये अगर आप याद रख सको तो इनको भी आप याद रख लेना, है ना, पूछ लिया जाता है। देखिए डेट वाले जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल है। और डेट वाले जो क्वेश्चन है वो अधिकतर लोगों के गलत भी होते हैं। तो देखिए कितनी डेट याद रखेंगे हम, है ना, बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकते। लेकिन जो फेमस राइटर है आपके, फेमस जो पोइट है
उनकी तो आपको डेट याद रखना ही रखना है कि उनको कौन सा अवार्ड कब मिला, उनका बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, है ना। बाकी हर राइटर की याद नहीं रख सकते, लेकिन जो फेमस राइटर है उनकी तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कमला दास। बताइए भैया, कमला दास, कमला सुरैया, कुछ भी मैं इनको कह दूं, है ना, तो कौन सी वो पोएम है जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, नॉट ए पोएम, है ना। पूरा पढ़िए। तो देखिए, समर इन कलकत्ता, ये तो इनके द्वारा लिखी गई थी, है ना। उसके अलावा द डांस ऑफ यूनच, ये भी लिखी गई थी। कृष्णा, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये नहीं लिखी गई है। ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, निसीम एजेगिल की ये पोएम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। चलिए, द ऑथर ऑफ माई स्टोरी, माई स्टोरी की ऑथर कौन है। देखिए, माई स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1976 में पब्लिश हुआ था। इसकी जो ऑथर है वो है कमला दास, है ना, या फिर कमला सुरैया, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, दोनों एक ही है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है। देखिए, कमला दास से मुझे एक और चीज ध्यान आ रही है। एक लेडी है जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर, कमला भुआ। तो कमला भुआ कौन है, आपको ये बताना है ना। कमला भुआ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कमला भुआ के बारे में अगर आपको पता है तो, है ना। कमला भुआ कौन है ना, काफी फेमस पर्सनालिटी है ये। तो इनके बारे में करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको लिखिएगा, है ना, ताकि बाकी लोग भी पढ़ सके उसको। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द ऑथर ऑफ एसे ऑफ एलिया इज। देखिए, आज काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, आपने क्योंकि पढ़ लिया है, इतना आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपसे ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इजी हम इन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, इतने क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, आपको इतना नॉलेज हो चुका है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। तो ऑथर जो है कि एजे ऑफ एलिया के कौन है भैया, चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि चार्ल्स लैम जो है इनका बर्थ हुआ था 1775 में। तो सर ये क्यों याद रखना है, क्वेश्चन ये आता है कि चार्ल्स लैम कौन सी सेंचुरी के राइटर है। तो देखिए, ये 18th सेंचुरी के राइटर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जब इनका बर्थ हुआ था 1775 को, तो इससे +1 कर दोगे तुम तो उसको सेंचुरी मानते हैं, है ना। ये मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। तो ये 18th सेंचुरी के राइटर है, 1775 में 10 फरवरी को इनका बर्थ हुआ था। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक वर्क लिखा है इन्होंने अपनी बहन मेरी लेम के साथ मिलकर, है ना। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना ही रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय एम.आर. आनंद। मुल्क राज आनंद का इनमें से कौन सा वो वर्क है, वो नहीं है। देखिए, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये तो इन्हीं का वर्क है, ये लिखा गया था 1953 में। उसके अंदर कूली 1936 में आता है ना, 1935 में इनकी अनटचेबल आती है, और उसके बाद 1936 में आता है कूली, और टू लीव्स ये आता है 1937 में। तो जो एक ऑप्शन आपको, ऑप्शन सी जो दिख रहा है, कंथापुरा, ये बेसिकली राजा राव का वर्क है। राजा राव का एक नॉवेल है जो 1938 में पब्लिश हुआ था। तो ये जो है कि एम.आर. आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच ए कैरेक्टर अलोन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स ऑन स्टेज इज कॉल्ड। देखिए, मैंने कुछ देर पहले ही इसी वीडियो के अंदर बताया है ना, कि जो कैरेक्टर है अकेला जो एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स स्टेज के ऊपर, उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली वो होता है सोलिलिकी, है ना। सोलिलिकी मतलब आत्मभाषण या आत्मकथन, है ना। तो मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि जब ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं लाउडली, तब सोलिलिकी कही जाती है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। देखिए, टेम्पेस्ट जो प्ले है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे कोटेशंस हमने डिस्कस करे हैं, उसके सारी सोलिलिकी डिस्कस करी है, हर एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोंजेलो नाम का जो कैरेक्टर रहता है ना, वो बेसिकली ये आइडिया देता है ना, प्रोस्पेरो को देता है। वो ये होता यह है कि प्रोस्पेरो जब ये सोचता है कि वो राजा है, तो जो है कि उसका कंप्लीट डोमिनियन है हर जगह पर, लेकिन गोंजेलो से बताता है कि किसी का किसी पर डोमिनियन नहीं होता है ना। वो कहता भी है कि इस आइलैंड को जो है कि एक सच्चे कॉमनवेल्थ के रूप में वो चलाएगा। कौन चलाएगा? गोंजेलो चलाएगा। हालांकि उसकी बात पर सब लोग हंसते हैं, वो बहुत सारी बातें करता है इसमें। टेम्पेस्ट में हमने देखा था कि वो कहता है कि इसमें मतलब मैं इसको ऐसे चलाऊंगा कि उसमें कोई राजा नहीं रहेगा, है ना, कोई व्यवसाय नहीं करेगा, कोई वहां पर नौकर साहब भी नहीं होगा, कोई शिक्षा नहीं होगी, कोई लैंड होल्डर नहीं होगा, है ना, कोई नौकर नहीं रहेगा वहां पर। महिलाएं जो है कि वो उनका भी एक अलग ही जो है कि वहां पर स्टेटस रहेगा। तो इस तरह की वो बातें करता है गोंजेलो, है ना। तो उससे बेसिकली कॉमनवेल्थ कहा गया है, राष्ट्रमंडल,
अगर हिंदी मतलब में देखो तो इसका होता है राष्ट्रमंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आइडियल कॉमनवेल्थ है ये गोंजेलो के द्वारा कहा गया था, है ना, प्रोस्पेरो को। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लेयोपाट्रा इज, बताइए। जो विलियम शेक्सपियर का ये जो प्ले है ना, ये एक रोमन प्ले है बेसिकली, है ना। ये एक ट्रेजेडी है जिसमें एंटोनी जो है वो रोमन जनरल रहता है। 1607 में ये जो है कि पब्लिश हुई थी, 1607 में। काफ़ी अच्छा ये प्ले है। इसके आपको कुछ करेक्टर्स ध्यान रखना है, जैसे कि आपको एक तो करेक्टर ये हो गया एंटोनी, है ना, ये एक रोमन जनरल रहता है। एक होगा क्लोपाट्रा भी एक करेक्टर है इसका। तो एक हो गया एंटोनी, एक हो गया क्लोपाट्रा। उसके अलावा भी कुछ करेक्टर है, जैसे कि ये जो क्लोपाट्रा है ना, ये क्वीन रहती है इजिप्ट की, है ना, और एंटोनी की लवर रहती है ये। एक इसका करेक्टर आपको ध्यान रखना है ऑक्टावियस सीजर, है ना, ऑक्टावियस सीजर। उसके अलावा एक और एक करेक्टर है इनोबेरबस, है ना, पॉम्पी, ऑक्टावी, ये पढ़े होंगे आपने ये, है ना। तो ये करेक्टर्स का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए विलियम शेक्सपियर के जितने भी फेमस प्ले है ना, उन सभी के आपको प्रोटैगोनिस्ट तो पता होना ही चाहिए, है ना। अगर आप ईयर ध्यान नहीं भी रख पाए तो एटलीस्ट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो करेक्टर है सही जोड़ी जो है कि मिलाने में आ सकता है, मैच द कॉलम, है ना। तो इसीलिए आपको कुछ फेमस करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, रोमन प्ले, है ना, रोमन प्ले है ये। मुल्क राज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन, तो मुल्क राज जो है मुल्क राज आनंद साहब, इनकी बायोग्राफी मैंने डिस्कस की है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्मी में क्लर्क थे इनके पिताजी, है ना। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज, यानी कि जो व्यक्ति वो सोचता है कि जो वर्ल्ड है ना, इसको बेहतर बनाया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, है ना, होपफुल। अगर मैं इसका जो है कि सिनोनिम बात करूं तो होपफुल मतलब आशावादी, है ना। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब हो जाएगा कि एन एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन। जैसे कि आप लोग भी अभी पता है क्या है, आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक कैसे कि यार हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है, अब एग्जाम में हमारा सिलेक्शन 100% होना ही होना है ना, क्योंकि हमने तो हमारी तैयारी कर ली है। तो इसलिए आपको एक आशावादी होना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है ना। जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही हम बन जाते हैं, ठीक। तो वो एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी है ना कि जिस चीज को पाने के लिए हम जो है कि पूरी शिद्दत से उसको चाहते हैं तो वो चीज जो है कि हमें मिल जाती है। इस टाइप का कुछ घिसा पिटा डायलॉग मैंने बोल दिया है ना। हालांकि वो डायलॉग बहुत अच्छा डायलॉग है कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है ना, लेकिन मुझे डायलॉग ज्यादा याद रहते नहीं है। तो ये रियलिटी है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है ऑप्टिमिस्टिक, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। दूसरा है आपका फिलेंट्रोपिस्ट। ये क्या होता है, देखिए फिलेंट्रोपिस्ट बेसिकली कहते हैं एक रिच पर्सन हु हेल्प टू पुअर टू दोस्त इन नीड, मतलब जिन लोगों को जरूरत होती, इंडीड जो लोग जरूरतमंद लोग हैं, है ना, और अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो वो उनकी मदद करता है। जैसे हिंदी इसका मतलब होता है परोपकार, है ना, परोपकार करना या फिर परोपकारी व्यक्ति, जनहितैषी व्यक्ति। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर जमशेदजी टाटा, है ना, अजीम प्रेम जी, आपने नाम सुना होगा ये लोग। तो ये लोग क्या है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये परोपकारी लोग हैं जो लोगों को जो है कि हेल्प करते हैं, है ना। तीसरा आपका ऑप्शन है ए मेलियोरिस्ट। तो देखिए यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये इसमें गलत दे रखा है ना, इसमें फिलैंथ्रोपिस्ट पे टिक कर रखा है, ये गलत है। इसका सही आंसर बेसिकली क्या होगा, मेलियोरिस्ट। ये क्या होता है, तो ए पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय द ह्यूमन एफर्ट, है ना, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू जो है कि इस संसार को और अच्छा बनाया जा सकता है, उस व्यक्ति को बेसिकली कहते हैं क्या, मेलियोरिस्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है सुधारक, ठीक। और चौथा आपका ऑप्शन जो है विजनरी। तो विजनरी का मतलब तो आप सभी जानते हैं, विजनरी मतलब जिसकी दूर की सोच हो, स्ट्रॉन्ग एक विजन हो, है ना, हैविंग ग्रेट प्लान्स फॉर द फ्यूचर, तो उस व्यक्ति को कहते हैं विजनरी व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलियोरिस्ट। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अब देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, अगर आपने कहीं पर पढ़ा है तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। तो देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ना, इंग्लैंड के ये जो क्रिटिक है, इन्होंने जो है कि इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। चलिए, इन द नॉवेल अनटचेबल बाखा सिस्टर इज, बताइए आप लोग, जो बखा नाम का एक कैरेक्टर रहता है अनटचेबल के अंदर, अनटचेबल आपने पढ़ा होगा, एम.आर. आनंद का ये वर्क है ना, काफी बढ़िया नॉवेल है ये। तो देखिए इसकी कुछ कैरेक्टर आपको ध्यान रखना ही रखना है, मैं आपको बता देता हूं।
एक कैरेक्टर है ये बखा, है ना, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। दूसरा कैरेक्टर है इसमें सोहिनी। देखिए सोहिनी कौन होती है, तो ये बहन होती है इसकी, है ना। एक होता है लखिया, लखिया इसका पिता होता है ना, इनके पिता का नाम, इनके फादर का नाम है लखिया। फिर एक है रखा, रखा इनका भाई होता है ना। रखा, लखिया, सोहिनी, बखा। फिर एक मित्र होता है इनका दोस्त, जिसका नाम होता है रामचरण। तो रामचरण कौन है, रामचरण ये इनका दोस्त है। फिर एक होता है आपका हवलदार चरस सिंह। तो ये हवलदार तो रहता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक अच्छा हॉकी प्लेयर भी रहता है ना, हवलदार चरस सिंह। फिर एक कैरेक्टर रहता है गुलाबो, है ना। तो ये देखिए गुलाबो जो कैरेक्टर नीचे दे रखा है, तो एक कैरेक्टर ये भी रहता है गुलाबो। ये एक धोबी रहती है, बेसिकली एक माँ रहती है ये, है ना। एक दोस्त रहता है इसका प्रोटैगनिस्ट का, तो उनकी माँ रहती है, धोबी रहती है। एक होता है वजीरो, वजीरो देखिए कैरेक्टर पूछ सकते हैं, मेज द कॉलम में आ सकते हैं। तो अनटचेबल का कैरेक्टर आपको पढ़ के जाना है ना, क्योंकि काफी फेमस ये नॉवेल है वजीरो। फिर एक पंडित कालीनाथ होता है पुजारी, इसके बहुत मजा आते हैं, है ना। ये बेचारा जो है कि पूरे के पूरे इस नॉवेल में हम देखते हैं कि ये बीमारी रहती है इसको, एक कब्ज की, तो उससे परेशान रहता है ये। और एक होता है लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण, लक्ष्मण ये उसकी स्पेलिंग है, तो एक LACHMAN, लक्ष्मण। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अनटचेबल जो वर्क है उसमें बखा की सिस्टर का नाम क्या है। तो बखा की सिस्टर जो है उसका नाम है सोहिनी, है ना। देखिए मोहिनी कोई कैरेक्टर इसमें नहीं है, सजनी भी कोई कैरेक्टर नहीं है ना। गुलाबो जरूर एक कैरेक्टर है, मैंने आपको बताया अभी, गुलाबो जो है ये धोबी है ना। तो ये कैरेक्टर्स थे इस नॉवेल के, ये फिक्शनल नॉवेल है। हु कॉल्ड शेक्सपियर्स एन अपस्टार्ट क्रो। अब ये तो आप, ये क्वेश्चन तो 3-4 बार आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। कितनी बार आ गया ये तो देखिए इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन, है ना। इन्होंने कहा था देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, है ना। ये किसको कहा था इन्होंने, विलियम शेक्सपियर को इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है, द सेंट्रल थीम ऑफ निजिम एजेकिल्स वर्क इज। तो देखिए जो निजिम एजेकिल साहब है ये एलिनेशन यानी कि अलगाव पर बहुत ज्यादा लिखते थे ये, है ना। तो ये उनकी सेंट्रल थीम होती थी। कमला दास डाइड इन द ईयर। तो कमला दास, ये कमला दास से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनका बर्थ हुआ था 1934 में और इनकी डेथ हो जाती है 2009 में, है ना। तो 2009 में इनकी डेथ होती है। टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन। तो देखिए वही, ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 1850 में बेसिकली जो टेनिसन है इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था। मैंने आपको बताया था पोएट लॉरेट वही कि सरकार के द्वारा एक नियुक्त किया जाता है, एक उपाधि होती है ना, पोएट लॉरेट। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हम इंडिया के अंदर कहते हैं ना महाकवि, तो जैसे महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, महाकवि कालिदास, अलग अलग जो राइटर है। तो वैसे इंग्लैंड के अंदर उपाधि दी जाती है पोएट लॉरेट की, है ना। तो ऑफिशियली जो है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये एक पोएट लॉरेट है। तो अलग अलग टेन्योर में अलग अलग पोएट जो है कि पोएट लॉरेट बनते हैं। तो कुछ के आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो टेनिसन जो है 1850 में बने थे। अब देखिए द लाइन दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड अकर्स इन, बताना है आपको। आपके सिलेबस में जो भी पोयम दे रखी है 6-7 पोयम, उन सारी पोयम को आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने सारी पोयम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद फिगर ऑफ स्पीच, है ना। कौन सा मीटर है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फॉर्म ऑफ पोइट्री है, सारी पोयम्स को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सभी के स्टेंजा की लाइन आपको ध्यान रखना है ना। ध्यान एटलीस्ट ना रहे तो एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए, कुछ शब्द उसमें से चुन लेना ताकि वो स्टेंजा आए और पूछे तो आप लगा सके। देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन है ओड टू ए नाइटिंगेल। ओड टू ए नाइटिंगेल आपको पता होगा जॉन कीट्स की एक फेमस पोयम है जो कि 1819 में पब्लिश हुई थी। तो इस लाइन को जो है कि ओड टू ए नाइटिंगेल से लिया गया है ना। दाउ का यहां पर मतलब है यू, है ना। ये एक जो हम कह सकते हैं पुराना जो इंग्लिश टर्म है वो है ये दाउ मतलब यू। तो दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, है ना। इमोर्टल बर्ड को ये कह रहे हैं कि तुम जो है कि डेथ के लिए नहीं, तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है, इस तरह की ये लाइन है। अच्छा आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ना। ये प्लीज सब लोग बताइए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इस लाइन के अंदर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ना। क्योंकि मैंने फिगर ऑफ स्पीच काफी डिटेल में अच्छे से कवर किया है, सारी पोयम के अंदर मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है आपको। तो आप मुझे बताइए कि इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द फिगर ऑफ स्पीच ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए क्लियर पता चल रहा है ओ माई लव, यानी कि यहां पर कवि ने अपने प्यार को एक रेड से उसका कंपैरिजन किया है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर फेंक रहा है वो, हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है। अच्छा उसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच है यहां पर रेड रेड रोज। क्या होगा इसमें बताइए, रेड रेड रोज में क्या होगा। तो देखिए आर 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 यानी कि रा रा रा, है ना। फोनेटिक साउंड देखना है आपको, रा 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 बार बार आ रहा है।
क्या है ये, ट्रिपल आर बन रहा है ये, है ना। तो ये है आपका एलिट्रेशन। मैंने आपको बताया था एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है ना, जहां पर रिपीटेशन ऑफ शब्द हो। चलिए, ब्लैंक वर्स इज, अब देखिए दो तीन चीजें होती है, समझिए। पहला समझिए ब्लैंक वर्स क्या होता है। देखिए ब्लैंक वर्स क्या होता है कि जिसमें मीटर यानी कि कोई पोएम जो है वो अलग अलग फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे कि ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, फ्री वर्स, फॉर्मल वर्स। तो ब्लैंक वर्स को आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें मीटर तो मैच करता है लेकिन राइम स्कीम जो उसकी मैच नहीं करती है। आगे मैं समझ में, अलग अलग स्टेंजा में मीटर आपका मैच करेगा, है ना। अगर मान लो फर्स्ट स्टेंजा में आइएम्बिक पेंटामीटर है तो फिर आपको लास्ट तक आइएम्बिक पेंटामीटर देखने के लिए मिलेगा, है ना। लेकिन राइम स्कीम उसमें मैच नहीं करती है। फिर एक होता है फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, देखिए फ्री वर्स जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा होगा कि फ्री मतलब ना तो इसमें कोई मीटर फॉलो होता है ना ही कोई इसमें राइम फॉलो होती है, तो उसे कहते हैं फ्री वर्स। तो ब्लैंक वर्स में मीटर मैच करता है लेकिन राइम नहीं होती, राइम मैच ही नहीं करती। फ्री वर्स में ना मीटर ना राइम, दोनों मैच नहीं करता। और एक होता है फॉर्मल वर्स। अब ये फॉर्मल वर्स क्या होता है, देखिए फॉर्मल वर्स में राइम और मीटर दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो पहले स्टेंजा में आपका आइएम्बिक टेट्रामीटर है या फिर आइएम्बिक पेंटामीटर है ना, और ए बी बी ए या इस तरह की कोई भी एक राइम स्कीम है, तो लास्ट तक आपको यही राइम स्कीम देखने के लिए मिलेगी, उससे कहते हैं फॉर्मल वर्स। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लैंक वर्स क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है और फॉर्मल वर्स क्या होता है। तो देखिए ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो अभी इसका क्लियर आंसर दिख रहा है आपको, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर, है ना। तो बेसिकली जो ब्लैंक वर्स होता है ना उसमें आपको मैक्सिमम आइएम्बिक पेंटामीटर ही देखने के लिए मिलेगा, मीटर तो, लेकिन राइम स्कीम इसके अंदर नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, चार्ल्स लेम स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एस। तो देखिए चार्ल्स लेम जो है इन्होंने अपना करियर 1775 में, फिर मैं इनकी डेट बता रहा हूं, बर्थ की डेट है ना 1775, क्योंकि मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये 18th सेंचुरी के राइटर है ना। ऐसे ऑफ एलिया इनका एक वर्क था। चलिए, तो चार्ल्स लेम जो है ये इन्होंने अपना करियर एक पोइट के रूप में स्टार्ट किया था, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है और बाद में ये एक एसेइस्ट बन जाते हैं ना, निबंधकार बन जाते हैं। तो इन्होंने पोइट से अपना करियर स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके वर्क मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, इनकी सिस्टर के साथ मिलकर इन्होंने जो लिखा टेल्स ऑफ फ्रॉम शेक्सपियर, और एक इनका वर्क कौन सा है, एजे ऑफ एलिया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पोइट। मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, बताइए मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा एक पोइट के रूप में किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आपको पता होगा कि ये एक सोशल क्रिटिक है इंग्लैंड के, है ना, और जो है कि इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है ना। जो बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज किया है उस लिटरेचर को जो प्रोड्यूस किया गया विक्टोरियन एज में, है ना, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। हमने इनके बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट भी देखे थे जो इन्होंने पीबी शेले पर करे, विलियम वर्ड्सवर्थ पे करे, है ना, एलियट साहब पर करे। अच्छा ध्यान आपको ये रखना है कि टीएस एलियट से भी ये इन्फ्लुएंस थे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना। टीएस एलियट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, ये कुछ इनके खास पोइट थे जिनसे ये इन्फ्लुएंस थे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं इनके बारे में, इनका बर्थ पता है कब हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 1822, और जब इनका बर्थ हुआ था ना उसी साल पीबी शेले जो है उनकी डूबकर मौत हुई थी। आपको मैंने बताया था कि पीबी शेले का बर्थ हुआ था 1798 में और उनकी डेथ हुई थी 1822 में, है ना। एक दोस्त के साथ मिलकर आ रहे थे वो जहाज से, तो जहाज में डूबने से उनकी नाव में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई थी, है ना। तो हालांकि मतलब ये फैक्ट बस मैंने ध्यान रखने के लिए आपको बता दिया, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक और फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर देखिए इनका जब बर्थ हुआ था 1822 में, तो उस टाइम पर पीबी शेले की डेथ हुई थी, और जब इनकी डेथ हुई थी ना, इनकी डेथ हुई थी 1888 में, तब एक राइटर है टीएस एलियट साहब, उनका बर्थ हुआ था, है ना। तो ये आप कोरिलेट कर पाएंगे तीनों को, है ना। तो आपको तीन लोगों का आपको यहां पर जो है कि डेट याद हो गई। पहला मैथ्यू अर्नोल्ड, इनका बर्थ हुआ था 1822 में, इनकी डेथ होती है 1888 में। दूसरा पीबी शेले, पीबी शेले का बर्थ होता है 1798 में और उनकी डेथ हो जाती है 1822 में। और तीसरे हमारे कौन है, टीएस एलियट साहब, तो इनका बर्थ भी आपको ध्यान रखना है 1888 में इनका बर्थ होता है। चलिए, whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. These lines are reflected in Of Friendship by Bacon, है ना। चार्ल्स बेकन का ये ऐसे है ना। फ्रॉम वेयर डिड बेकन टेक दिस लाइन फ्रॉम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं
सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बताइए, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने ऑफ फ्रेंडशिप पढ़ा होगा जो है कि बेकन का, चार्ल्स बेकन का साहब का, तो पहले ही जब उसकी स्टार्टिंग होती है तो ये लाइन होती है ना, एरिस्टोटल की पोइटिक्स की से जो है कि इसकी स्टार्टिंग होती है ना, जो है कि वो कहते भी है, बेकन अपने ऐसे में लिखते हैं उसके बारे में कि जो कोई भी व्यक्ति, सोलिट्यूड मतलब होता है एकांत, अकेला, कि जो कोई एकांत में प्रसन्न रहता है जो व्यक्ति, वो या तो एक जंगली जानवर हो सकता है, बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर, या फिर वो एक देवता हो सकता है ना। तो ये जो लाइनें हैं ये ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे की लाइनें हैं। चलिए, तो ये एरिस्टोटल की पोइटिक्स के ये लाइन ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। विच अमंग द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज नॉट लिस्टेड बाय बेकन इन हिज एसे ऑफ फ्रेंडशिप, हु अकॉर्डिंग टू द एसेइस्ट falsely and feignedly sequestered the self for a higher conversation। क्वेश्चन भले ही आपको पढ़ने में भारी लग रहा होगा, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है ये, है ना। बेकन ने अपने ऐसे में किसके अनुसार झूठ और बनावटी रूप से स्वयं को एक के लिए सींचा है, तो ये आपका क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिए, ये जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि जो थैल्स ऑफ माइलेटस है ये इसका सही आंसर होगा, है ना। ये तीनों के भी एग्जाम्पल वो वहां पर देते हैं, लेकिन जो इसमें पूछा है उन्होंने झूठ और बनावटी, है ना, फाल्सली एंड फिगेंडली, तो ये थैल्स ऑफ माइलेटस से जो है कि इसको वो रिलेट करते हैं वहां पर। हाउ मेनी फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप ही डिस्क्राइब इन हिज एसे ऑफ फ्रेंडशिप, तो बताइए 3 फ्रूट कौन कौन से हैं। सॉरी, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। 3 फ्रूट जो है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3। 3 फ्रूट बताता है वो, है ना। पहला होता है द ईज ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ फुलफिलनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द हार्ट, ये आपको रटे होने चाहिए ये 3, है ना। दूसरा होता है एज द फायर अफेक्शन अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा होता है वो अनार के दाने से उनका कंपैरिजन करते हैं पोमोग्रेनेट से। तो 3 अलग अलग उन्होंने जो है कि फ्रूट्स बताए हैं फ्रेंडशिप के, किसने, चार्ल्स बेकन ने, है ना, बेकन साहब ने। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, टू ग्लोरीफाई द फ्रेंडशिप विच रोमन टर्म ही यूज। देखिए, ऑफ फ्रेंडशिप इस ऐसे के अंदर उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ड है। तो देखिए, दोनों ऑप्शंस में से आपको बताना है पार्टिसिपल्स कुरारम, ये जो शब्द है ना, ये बेसिकली एक रोमन टर्म है ये, और कुछ नहीं है ये, है ना। पार्टिसिपल्स कुरारम, इसका मतलब होता है शेयर्स ऑफ देयर केयर। हम कहते हैं ना कि दोस्ती में शेयर इज केयर, है ना, तो वैसे ही ये इसका शेयर्स ऑफ देयर केयर। और ये जो टाइटल है पार्टिसिपल्स कुरेरम, ये टाइटल रोमन एम्परर हुए हैं एक टेबेरिस, उन्होंने अपने मंत्री को जो है कि ये टाइटल दिया था, तो उसी से रिलेट करते हैं यहां पर बेकन साहब ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे के अंदर। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, रीडिंग मेक ए फुल मैन। रीडिंग यानी कि एक व्यक्ति को जो है कि फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन इन विच ऐसे इज स्टार्टेड। तो देखिए, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको ये कोटेशन देखते ही, है ना। ऑफ स्टडीज जो फ्रांसिस बेकन का जो ये जो मैं बार बार चार्ल्स बेकन बोल रहा था अभी, है ना, थोड़ी देर पहले, उसके लिए माफी चाहता हूँ ना, फ्रांसिस बेकन है उनका पुराना। तो बेसिकली ऑफ स्टडीज उनका एक ऐसे है, उसमें ये लाइन यूज होती है कि जो रीडिंग है वो व्यक्ति को फुल मैन बनाती है ना, और जो कॉन्फ्रेंस होती है वो व्यक्ति को रेडी मैन बनाती है, और जो राइटिंग होती है वो उसे एग्जैक्ट मैन बनाती है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑफ स्टडीज में। अकॉर्डिंग टू बेकन द चीफ यूज ऑफ स्टडीज, बताइए भैया चीफ यूज बताइए स्टडी का। स्टडी के 3-4 यूज बताए थे उन्होंने, डिलाइट, है ना, एडोरमेंट, है ना, एबिलिटी, ऑर्नामेंट। तो चीफ यूज कौन सा बताया था उन्होंने? बताया था आनंद, हमारे मन को आनंद मिलना चाहिए। डिलाइट, है ना, जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है ना, बिल्कुल दुनिया के इस भागदौड़ भरी दुनिया के झमेले से जब दूर हो जाता है, तो एकांत में बैठकर जब वो रीड करता है, जब वो पढ़ता है, तो वो क्यों पढ़ता है? वो क्या उसे दुनिया को दिखाना है क्या? नहीं, उससे आंतरिक खुशी होती है ना, तो उसे ही डिलाइट कहा गया है। चलिए, विच 18th century essayist alluded to Bacon's essay of studies in an essay titled Study, Composition and Converse, equally necessary to intellectual accomplishment, published in 1753 in the Adventure। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एमपीटेड ग्रेड 1 2019 में पूछा गया था, है ना। तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये लग भले भारी रहे हैं, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये पब्लिश हुआ था सैमुअल जॉनसन, जो है कि ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। विच
विच 18th सेंचुरी एसेस्ट अलेटेड टू। हाँ, तो बेकन के ऐसे को किसने कहा है, तो सैमुअल जॉनसन ने जो है कि ये कहा है। ठीक, चलिए, स्टडी कंपोजिशन एंड कन्वर्ज इक्वली नेसेसरी टू इंटेलेक्चुअल अकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द टाइटल ऑफ एनी वन ऑफ द 3 बुक इन चार्ल्स डिकेंस ए टेल ऑफ 2 सिटीज। 2 शहरों की कहानी चार्ल्स डिकेंस साहब ने लिखी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है। तो इसमें 3 अलग अलग जो है कि बुक उन्होंने 3 अलग अलग बुक में इसको पब्लिश किया है। तो 3 बुक का नाम क्या था, देखिए पहली जो बुक है उसका टाइटल था रिकॉल टू लाइफ, आपने पढ़ा होगा है ना, ये जो टाइटल लिखा हुआ है रिकॉल टू लाइफ, ये पहली बुक का टाइटल था। दूसरी बुक का टाइटल था गोल्डन थ्रेड, सुनहरा धागा। और तीसरी बुक का टाइटल था द ट्रैक ऑफ स्टॉर्म। यानी कि ऑप्शन गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन गलत है इसमें, यानी कि सेकंड द हॉनेस्ट ट्रेडमैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। ठीक, ऑप्शन गलत है मतलब कि टेल ऑफ 2 सिटीज में ये एक टाइटल नहीं है तीनों में से किसी बुक का, और हमसे यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दिस स्टोन एंड कर्स्ड बीन दैट मूव्स माय बोन्स, ऑन हुज टॉम आर द अबव लाइन्स इनस्क्राइब्ड। तो किसके टॉम पर, किसके मकबरे पर ये जो लाइन है ये उकेरी गई है, ये हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये तो काफी इजी एक जो है कि यहां पर दे दिया है ना, एपिटाफ जो है कि ये मिलता है विलियम शेक्सपियर की टॉम के ऊपर। आपने देखा होगा विलियम शेक्सपियर को कहता है कि जो है वो तो जीसस के क्या है, मित्र है वो, है ना। तो इस तरह का ये जो है कि आपको एक स्टेटमेंट उनके टॉम के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो जो है कि इस तरीके से क्वेश्चन बड़े दिखने में भले बड़े हैं ये, लेकिन इनके आंसर्स काफ़ी इजी है। अगर आप एक बार भी देख लेते हैं तो ये हमेशा आपको ध्यान रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है, अब देखिए क्वेश्चन ये होगा यहाँ पर खत्म, है ना। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रामर के रहेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, तो ये नोट्स अवेलेबल है मात्र 299 रुपीज में, है ना। तो ये शॉर्ट नोट है, इसके अंदर ग्रामर आपको मिलेगी, इसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, है ना। ग्रेड 2 के भी नोट्स जो है वो आने वाले हैं, MP सेट, UGC नेट, हर एग्जाम की प्रिपरेशन जो है कि अब होने वाली है यहाँ पर। चलिए, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।